नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी, आपका सबसे भरोसेमंद साथी, और आप इस वक्त देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। रात के 10 बज रहे हैं। वक्त है खबरों की खबर के नए एडिशन का। अगले 1 घंटे में हम और आप कई विषय पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उनमें से 3 खास स्टोरी के बारे में आपको बता दूं। पहली कहानी एक ही देश के 2 चेहरों से जुड़ी है। एक चेहरा 2014 से पहले का है और दूसरा 2014 के बाद का। मुद्दा बहुत अहम है, आतंकवाद। हम सब जानते हैं कि भारत कई दशक से आतंक के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। वी आर एट वॉर अगेंस्ट टेरर। आपने ये बयान अक्सर सुना होगा। प्रधानमंत्री मोदी तो कहते हैं कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। अगर आप घर में घुसकर मारते हैं तो आतंकी हमला होने पर पहले क्या होता था, आज इसके सबूत मिले हैं, जो देश की अदालत में हलफनामे के तौर पर दाखिल किए गए हैं। जानने के लिए पूरी कहानी क्या है, बने रही हमारे साथ रात 11 बजे तक। दूसरी कहानी अंडर वर्ल्ड की है। यह अंडर वर्ल्ड संगठित अपराध वाला नहीं है, ये तो हमारे समाज के नीचे तैयार वो दुनिया है जिसके निर्माता, निर्देशक, एक्टर और दर्शक हम सब खुद हैं। इसमें पीड़ित, आरोपी, पुलिस और जज वो भी हम सभी हैं। इस जुर्म को अंजाम देने वाले इतने बेखौफ हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बगल में ही ढक्कन खुलवा देते हैं, मरने के लिए इंसानों को उसमें उतार देते हैं। ये सब बहुत मैला है, दाग बहुत गहरा है। गटर में छिपी कातिल सच्चाई देखने के लिए आपको मेरे साथ रुकना होगा रात 11 बजे तक। और तीसरी कहानी भारतीय राजनीति के सबसे बड़े विवाद से जुड़ी है। कल राहुल गांधी ने वोट चोरी पर एक खुलासा किया, जेन जी से अपील की, संविधान की रक्षा में वो आगे आए। मैंने आपसे कल ही कहा था कि राहुल गांधी के जेन जी वाले बयान पर विवाद होगा, आज हो गया। मामला अर्बन नक्सल तक पहुंच गया है। वोट रक्षा और घुसपैठिया भगाओ की लड़ाई कहां पहुंची है, कैसे देश में राजनीति अब रंग ले रही है, आप इसको आज मेरे साथ जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं। भारत में आतंकवाद एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। पाकिस्तान के जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टुपैक की साजिश रची थी। सूत्रवाक्य था ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। भारत को कमजोर करने के लिए छोटे छोटे और लगातार हमले, क्योंकि बड़े युद्ध लड़ना उनके बस की बात नहीं थी। कई दशक तक भारत ने घाव झेले, दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत की, पाकिस्तान की साजिश के डॉजियर दिए, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर भारत में 11 साल पहले चुनाव हुए और सत्ता बदल गई। अब भारत ने पलटकर मारना शुरू कर दिया। हम अक्सर सुनते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब भारत आतंकियों को घर में घुसकर नहीं मारता था तो क्या होता था, ये पहले क्यों नहीं हुआ? पिछली सरकारें आतंक के राक्षस को खत्म करने के लिए क्या किया करती थी? इस सवाल का जवाब कश्मीर के पूर्व आतंकी यासीन मलिक ने खुद दिया है, कोर्ट में दिया है, हलफनामे पर लिख कर दिया है। बहुत विस्फोटक है ये। This time there was no advance indication. Now our task is to find out who the culprits are and how we can, working together, bring them to book. ये नया भारत है, ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। ये हैं यासीन मलिक, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के नेता। जेल में बंद हैं, आजीवन कारावास के दोषी हैं। 25 अगस्त 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें 85 पन्ने हैं। इसमें इन्होंने बड़ा विस्फोटक खुलासा किया है, जो आतंक के खिलाफ पिछली सरकारों की नीति को बेनकाब करता है। 2005
पाकिस्तान में भूकंप आया। 2006 में मैं पाकिस्तान जा रहा था। मुझसे आईबी के स्पेशल डायरेक्टर वीके जोशी मिले। मुझे कहा कि मैं पाकिस्तान के नेताओं और हाफिज सईद से मिलूं, मनमोहन सिंह के शांति प्रयासों के लिए उनका समर्थन हासिल करूं। एनडीटीवी इंडिया पर बहुत बड़ी खबर आ रही है कि आतंकवादी यासीन मलिक ने एक हल्फनामा दायर किया है दिल्ली हाई कोर्ट में 85 पेज का, जो एनडीटीवी के पास है। जिस हल्फनामे में उसने कहा है कि 2006 में जब वो पाकिस्तान गया था और लश्कर तोयबा के आतंकवादी हाफिज सईद से उसकी मुलाकात हुई थी, वो खुद से नहीं गया था, उसको भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भेजा था। और भारत के जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर हैं वीके जोशी उस वक्त के, उन्होंने उनसे बातचीत की थी और पाकिस्तान भेजा था। यही नहीं, एनडीटीवी इंडिया ने हल्फनामे में ये भी पढ़ा कि यासीन मलिक ये कहते हैं कि जब वो वापस आए और उनकी डीब्रीफिंग वीके जोशी आईबी के स्पेशल डायरेक्टर ने की, उसके बाद उसी दिन भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से उनको मिलाया गया और मनमोहन सिंह ने उनका शुक्रिया किया और बोला, सराहना की कि वो पाकिस्तान गए और हाफिज सईद से मुलाकात की। इससे बहुत प्रश्न उत्तर उठते हैं। इसके बाद यासीन मलिक अपने हलफनामे में सबूत के साथ एक मीटिंग का जिक्र करते हैं जिसमें वो उस समय के पीएम मनमोहन सिंह से मिले थे। पाकिस्तान से लौटने के बाद मैं होटल में आईबी के स्पेशल डायरेक्टर वीके जोशी से मिला। पाकिस्तान यात्रा की जानकारी दी। मुझे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने के लिए कहा गया। मैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने गया। वहां बैठक में उस समय NSA MK नारायणन शामिल थे। मनमोहन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान के हार्डलाइनर्स को इंगेज करने के लिए आपका शुक्रिया। मुलाकात हुई, इसका सबूत एक फोटो है जो यासीन मलिक ने हलफनामे में जमा की, जिसमें मनमोहन सिंह और यासीन मलिक साथ दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि एक प्रधानमंत्री ने एक आतंकी को शांति दूत बनाया, आतंकी हाफिज सईद के पास पाकिस्तान भेजा, शांति वार्ता के लिए तैयार करने को कहा। पीएम ने आतंकी को शुक्रिया कहा। ये चाल थी या चूक, सही या गलत, बार बार आतंक का जवाब शांति क्यों था? यासीन मलिक ने अपने हलफनामे में आगे लिखा है कि 1990 में मेरी गिरफ्तारी के बाद भारत के 6 प्रधानमंत्रियों वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, HD देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह के साथ जुड़ा। मुझसे कहा गया कि मैं कश्मीर के मुद्दे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर सक्रिय रहूं। इसके अलावा मेरी मुलाकात और मीटिंग्स सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, राजेश पायलट के साथ भी होती रहती थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यासीन मलिक ने जिन भी प्रधानमंत्रियों के नाम लिए, वो उसके दावे का जवाब देने के लिए आज जिंदा नहीं है। वैसे यासीन मलिक ने कोर्ट में खुद को बचाने के लिए ये दावे किए हैं। उसका कहना है कि पहले सरकार ने मुझे अपने फायदे के लिए पाकिस्तान के आतंकियों से मिलने को कहा, लेकिन अब उन्हीं मीटिंग्स का इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया जा रहा है। अब ये संयोग है या फिर प्रयोग? यासीन मलिक ने जिनका भी नाम लिया उनमें से केवल सोनिया गांधी और पी चिदम्बरम ही आज जीवित है। तो अब वो इस विषय में सच्चाई देश के सामने ला भी सकते हैं। वैसे पीएम के साथ मिलने वालों का ऑफिशियल रिकॉर्ड रखा जाता है, वहां से भी दावे की पुष्टि हो सकती है। लेकिन बात क्या हुई, इसका सबूत कौन देगा? फिलहाल कांग्रेस ने इस पूरे विवाद पर एक और नया खुलासा किया है। यासीन मलिक का हलफनामा, मनमोहन सिंह पर उसके दावे, वोट चोरी के आरोप से देश का ध्यान भटकाने की चाल है। मनमोहन सिंह और यूपीए को बदनाम किया जा रहा है, यह दावा कर रही है कांग्रेस। कैसे ध्यान बटाना है किसी मुद्दे से। अब वोट चोरी पे राहुल जी ने कल एक बड़ा खुलासा कर दिया। ज्ञानेश गुप्ता का तो चलिए छोड़ ही दीजिए,
ज्ञानेश गुप्ता को बचाने आ गए अनुराग ठाकुर, जब वो भी नहीं चल पाए क्योंकि वो तो गोली कहीं मारते हैं निशाना कहीं लगता है गोली मार ठाकुर का, चलिए उनको छोड़ दीजिए, आज ये ले आए, इसमें भी सेल्फ गोल हो गया क्योंकि कई चीजें निकलेंगी। कांग्रेस ने बीजेपी से कुछ सवाल पूछे। 2011 में यासीन मलिक की मुलाकात आरएसएस के पदाधिकारियों से क्यों हुई थी? बीजेपी और आरएसएस समर्थित थिंक टैंक विवेकानंद फाउंडेशन से यासीन मलिक की बात क्यों हुई? यासीन मलिक और देश के एक बड़े उद्योगपति की फोन पर बातचीत का सच क्या है? प्रधानमंत्री एक देश के अगर देश की नीति है कि संवाद करना है तो तमाम स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, वो वाजपेयी जी हों या मनमोहन सिंह जी हों, तो क्या गलत है? हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आरएसएस यासीन मलिक से 2011 में क्यों मिलती थी, जबकि भाजपा सत्ता में भी नहीं थी। आरएसएस तो चलिए दूर की बात है, तो बाय वन गेट वन फ्री है, तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, ये क्यों मिल रहे थे? क्यों विवेकानंद फाउंडेशन के लोग यासीन मलिक से बार बार मिलते थे? क्यों धीरूभाई अंबानी को बीच में डाला गया यासीन मलिक से बात करने अटल जी के वक्त? क्या रोल था धीरूभाई अंबानी का? क्यों उनको डाला गया अटल जी ने? अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कश्मीर के हुर्रियत नेताओं की बैठकों की फोटो भी कांग्रेस दिखा रही है। बताइए क्या मानसिकता है कि वोट बैंक नीति के चलते राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के साथ ऐसा खिलवाड़ कि एक तो आप यासीन मलिक जैसे सेपरेटिस्ट आतंकी को अपना दूत बनाकर भेजते हैं, ऑफिशियली भेजते हैं, वो भी आतंकी से बातचीत करने के लिए भेजते हैं। आतंकी से बातचीत होती है क्या? कि आतंकियों को मारना होता है और मौत के घाट उतारना होता है, और फिर वहां से लौटने के बाद सरकार उसको थैंक यू बोलती है, और सामने मिलता क्या है? सीरीज ऑफ बॉम्ब ब्लास्ट और टेरर अटैक्स। जिनका नाम ले रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, कोई इस देश का एक भी आदमी बोल सकता है कि मनमोहन सिंह साहब देशभक्त नहीं थे? कोई भी ये भी बोल सकता है कि मनमोहन सिंह साहब ने देश के प्रधानमंत्री रहते हुए कोई भी ऐसा काम किया जिससे देश का कहीं भी नुकसान हुआ हो? कोई ये भी कह सकता है कि मनमोहन सिंह देशभक्त नहीं थे? ये सारी बातें बेबुनियाद है। आज मनमोहन सिंह साहब तो है नहीं, अब कोई भी बात वक्तव्य कर दे और हमने उसको मान लेना, ये तो संभव नहीं होता है। कौन उसकी बात पर भरोसा करेगा? वो अगर आतंकवादी नहीं है और भारत सरकार के खिलाफ कितना काम किया है, तो फिर कौन आतंकवादी है? तब तो सबको क्लीन चिट मिल जाएगा अगर उनको मिले तो। अब तो सरकार बदली हुई है, नई सरकार क्या कह रही है उनके बारे में? आतंकी हाफिज सईद के पास पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने यासीन मलिक को शांति दूत बनाकर भेजा था, ये यासीन मलिक का दावा है और इस पर खूब विवाद चल रहा है। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूं जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो सबूत है। सबूत इस बात का कि नया भारत आतंकियों से बात नहीं करता बल्कि उनको घर में घुसकर मारता है। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हैं जिनके बारे में दावा है कि ये पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान में भी मुरिदके के हैं। मुरिदके वो जगह है जहां पर हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और बाद में जमात-उद-दावा के विनाश की तस्वीरें हाल के ही दिनों में दुनिया के सामने आई हैं। आतंकी ठिकानों को उजाड़ दिया है। हमारे वीर जवानों ने पलक झपकते ही पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। अभी कल ही देश और दुनिया ने देखा है, फिर एक पाकिस्तानी आतंकी ने रो रो कर अपना हाल बताया है। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। आइए आगे बढ़ते हैं। कल राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था, जेन जी से संविधान की रक्षा करने के लिए आगे आने को कहा था। राहुल गांधी का यह बयान कह लीजिए या फिर उनका आह्वान कह लीजिए, उनके विरोधियों को बहुत भड़काऊ लग रहा है
और उनके इस बयान के बाद क्या था, अपने देश में एक नया शगुफा, एक नया सियासी बवाल शुरू हो गया है। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। वोट चोरी अगर होगी, लोगों का विश्वास लोकतंत्र से हटेगा। तो यही जन जी, यही युवा, यही छात्र संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करेगा। देशद्रोही यहाँ के ऊपर सड़कों पर निकलेंगे तो राष्ट्रवादी सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। इस सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के जन जी मारे जाएंगे। ब्लैक क्रॉस वाले एक्स पर राहुल गांधी का एक संदेश आया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने चुनाव आयोग और विरोधियों पर वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद जेन जी का आह्वान किया। बस इसी बात पर सियासी घमासान शुरू हो गया। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन में है, हताशा में। और मैंने पहले भी कहा था, ये नकल सब कभी मोदी जी का नकल करेंगे, कभी जैन जेड की बात करेंगे। ये अर्बन नक्सल बनना चाहते हैं। भारत में अर्बन नक्सल राहुल गांधी ऑलरेडी उसी रूप में अपने को एक्ट कर रहे हैं। भारत कभी राहुल गांधी जैसे अर्बन नक्सल को नहीं स्वीकारेगा और ये भारत को गृह युद्ध में फंसाना चाहते हैं। गिरिराज ने जो कहा उसकी पृष्ठभूमि भी समझ लीजिए। राहुल गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था, देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं उनके साथ खड़ा हूं। राहुल के पोस्ट में जेन जी से की गई अपील का असर यह हुआ कि सियासी माहौल ऐसा गरमाया कि एनडीए के तमाम नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गए। हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्कों में कुछ घटनाएं घटी और वो नौजवानों की वहां की भूमिका से खासे उत्साहित दिखते हैं, लेकिन गलतफहमी में राहुल जी को नहीं रहना चाहिए। इस देश के हालात बिल्कुल ही दुनिया के अनेक मुल्कों से अलग हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक आर्थिक महाशक्ति के तौर पर ही नहीं बदल रहा है। भारत का रसूख पूरी दुनिया पर सर चढ़कर बोल रहा है। उनको देश के संविधान के प्रति कोई आस्था नहीं है। देश के संविधान ने तैयार की हुई सारी व्यवस्थाओं को नकारते। अब तो उन्होंने अपने अर्बन माओइस्ट होने का सबूत ही दे दिया। अर्बन माओइस्टों वाली भाषा वो कर रहे हैं कि जेन जी ने आकर संवैधानिक सरकार को उलट देना चाहिए। इस प्रकार की बात जब कोई करता है तो इससे अलग बात अर्बन माओइस्ट क्या करते हैं? उनके सारे जो लोग एडवाइस देते हैं, सारे एडवाइजर उनके ये अर्बन माओइस्ट इस प्रकार की विचारधारा के हैं। लेकिन इस भारत की जेन जी जो है, ये भारत के संविधान में विश्वास रखती है। इस भारत की जेन जी जो है, ये एक प्रकार से स्टार्टअप की इकोसिस्टम को चलाने वाली जेन जी है। ये परिवर्तन करने वाली जेन जी है। ये जेन जी ऐसी है कि जिसको टेक्नोलॉजी पता है और टेक्नोलॉजी के डिसरप्शन से भारत को दुनिया का सिरमौर हम कैसा बना सकते हैं, ये जानने वाली जेन जी ये है। जवाब कांग्रेस ने भी दिया। प्रमोद तिवारी ने पूछा कि बावेला क्यों मचा है। राहुल ने तो संविधान बचाने की बात कही थी। 9 से सांसद रहे और इस समय भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के जंजी मारे जाएंगे। कह रहे हैं अखिलेश यादव, जिन्होंने इनको हराया है लाखों वोट से और जिनके साथ चुनाव में गए थे राहुल गांधी, उनके घर जला दिए जाएंगे। तो सत्तारूढ़ दल का पदाधिकारी, जिम्मेदार पदाधिकारी, नेता विरोधी दल, पूर्व मुख्यमंत्री के घर जलवा रहा है। ये क्या हो रहा है? अगर सरकार में जरा भी नैतिक साहस है तो मुकदमा कायम करे और इनके खिलाफ कार्रवाई करे। सवाल ये है कि राहुल गांधी ने अगर जेन जी का जिक्र किया तो एनडीए, खासकर बीजेपी को गुस्सा क्यों आया? दरअसल जेन जी युवाओं की वो पीढ़ी है जिसकी दुनिया इंटरनेट के इर्द गिर्द है। एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले ने यही बात पकड़ ली। जेन जी माओइस्ट है, ऐसा माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है। जेन जी मतलब नेक्स्ट जेनरेशन, उसमें कौन सा माओवाद आ गया? कैसे? इट्स टू फनी। लेकिन राहुल को मिले सुप्रिया शील्ड को तोड़ने की कोशिश की प्रफुल्ल पटेल ने।
डायरेक्ट अटैक किया। पूछा क्या राहुल देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं? उन्होंने अगर इस तरह से जेन जी जैसी बात करना, मतलब क्या वो इस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं? जब ये देश में संविधान बना, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें ये वोट का अधिकार दिया है और जिसके माध्यम से पिछले 77 वर्षों में अनेक सरकारें आई, अनेक सरकारें बदली और आज ये व्यक्ति इतनी बचकानी और गैर जिम्मेदारानी, मैं तो कहता हूं कि जो इस तरह की बात करता है वो एक प्रकार से देश के खिलाफत की बात कर रहा है और ऐसे व्यक्ति ने अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। जेन जी को लेकर इतना विवाद क्यों है, इसको समझाने के लिए एक डेटा रिपोर्ट आपके साथ साझा करता हूं। 1997 से 2012 के बीच जन्मे लोगों को जेन जी कहा जाता है। देश में इस वक्त जेन जी की आबादी करीब 37 करोड़ से ज्यादा है, 37.7 करोड़। मतलब देश की कुल आबादी का लगभग 28% जेन जी है। बिहार में सबसे ज्यादा जेन जी इस वक्त है, कुल आबादी का 32.5%। दूसरे नंबर पर जो राज्य आता है वो जम्मू कश्मीर का, जहां पर जेन जी की कुल आबादी 30.8% है। तीसरा नंबर है उत्तर प्रदेश का, जहां पर 30.7% जेन जी है। चौथे नंबर पर झारखंड है, जहां पे 30% जेन जी आबादी है। दिल्ली में 25.8% लोग जेन जी में गिने जाते हैं। दक्षिणी राज्यों की तुलना में उत्तर में ज्यादा जेन जी है। अब ये सब वोटर हो चुके हैं। अब आप समझ गए होंगे कि राजनेता क्यों जेन जी के इन दिनों पीछे पड़े हैं। आगे बढ़ते हैं। सीवरेज या मेनहोल की मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी हाथ से मैला निकालने पर रोक है। इसके बावजूद मजदूरों को बिना सेफ्टी गियर के मेनहोल में उतार दिया जाता है और उनकी मौत हो जाने के मामले देश के किसी न किसी हिस्से से आए दिन सामने आते हैं। कानून टूटते रहते हैं, मजदूर मरते रहते हैं, लेकिन ऐसे ही एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। करीब 10,000 करोड़ सालाना बजट वाले पीडब्ल्यूडी के लिए यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। बड़ी वो वजह है जिसकी वजह से यह जुर्माना लगाया गया। ये लोग जहां बैठे हैं उसके पीछे एक दीवार है। उस दीवार के पार सुप्रीम कोर्ट है। दीवार के इस पार सुप्रीम कोर्ट के गेट नंबर F के पास सीवर की सफाई हो रही है। पद्धति एकदम वही है जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ही 2023 में गाइडलाइंस जारी की थी। एकदम उसी तरीके से हो रही है जिसे रोकने के लिए संसद 1993 से 2013 के बीच 2 दफा कानून बना चुकी है। लेकिन नंगे हाथों से मैला उठाने और सीवर की सफाई करवाने का सिलसिला न केंद्र के कानून रोक सके न सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। इन मजदूरों को बाकायदा पीडब्ल्यूडी की गाड़ी में बैठा कर लाया गया। ये पीडब्ल्यूडी के अंदर में आता है सर। ठीक, हमें जगह बता देते हैं सर, उसके बाद हमको काम बताते हैं, तुमको ये काम करना है, तो हम अपने काम चुपचाप करते रहते हैं। और कहाँ से आदेश आता है ये? सर ये वहीं से फ्लाईओवर से हमें। कौन से फ्लाईओवर से? सर लेबर चौक से हाँ, जमुना बाजार जहाँ लगता है, हाँ वहाँ पर लेबर चौक लगता है। तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है, वहाँ पर गाड़ी आती है पीडब्ल्यूडी की, हाँ तुरंत लेके जाती है। उसके बाद लगता है वहाँ से उठाते हैं हम लोगों को गाड़ी। तो सर यहाँ से ये इनका ऑफिस है, पीडब्ल्यूडी वालों का ऑफिस है। तो पीडब्ल्यूडी की गाड़ी आती है, कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी आती है? गाड़ी सरकारी आती है। सरकारी गाड़ी में आप लोग बैठ के जाते हो, फिर आपको यहाँ छोड़ा जाता है। अच्छा, नाम ठेकेदार का, दाम ठेकेदार का, लेकिन काम पीडब्ल्यूडी का। सीवर की सफाई करने वालों की बातों से पीडब्ल्यूडी की पूरी कार्य पद्धति का खुलासा हो चुका था। काम ठेकेदार करवा जरूर रहे थे, लेकिन सब पीडब्ल्यूडी की मिलीभगत से हो रहा था। ये पूरा सीवर है, पीडब्ल्यूडी के अंदर में ये लोग काम कर रहे हैं। कितना दिहाड़ी मिलता है आपको? कोई रिहेबिलिटेशन नहीं दिया सरकार ने? मैनुअल स्कैवेंजर वगैरह की जो लिस्ट आती है कि जो साफ करते हैं, उसमें कोई में लिस्ट में आपका नाम नहीं है? और कहाँ काम कर रहे हो? ये पहला दिन है कि रोज काम करते हो? हाँ,
ये सब कुछ उसी पीडब्ल्यूडी की नाक के नीचे चल रहा था जिस पर मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी हाथ से मैला उठाने की प्रथा रोकने और उल्लंघन होने पर कानूनी कार्रवाई की जिम्मेदारी है। तो उनका नंबर वगैरह है कोई अथॉरिटी का? और ये सब पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में जाते हो आप लोग? कहाँ पर पैसा पीडब्ल्यूडी डायरेक्ट देता है या कॉन्ट्रैक्टर देता है आपको? अच्छा, आपको नहीं तो पीडब्ल्यूडी की जैसे कॉन्ट्रैक्टर आपके पास आता है तो पीडब्ल्यूडी की गाड़ी क्यों लेके जाती है फिर आपको? कॉन्ट्रैक्टर की गाड़ी क्यों लेके नहीं जाती? कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जानते नहीं, कौन कॉन्ट्रैक्टर। न ग्लव्स, न गमबूट, न कोई दूसरा सेफ्टी गियर। ठेकेदार की आड़ में पीडब्ल्यूडी के अफसर और कर्मचारी कैसे काम करवाते रहे, इसकी पोल भी खुल गई। आप लोगों के हाथ में कोई ग्लव्स वगैरह नहीं देते, कोई जूते नहीं देते, कोई सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ये है आपके सामने सर, ये दिया है सरकार ने, ये रखा है जी। क्या दिया है? ये फावड़ा दिया है। ये दिल्ली में जो लोग बिना सेफ्टी गियर के सीवर की सफाई कर रहे थे, उनमें एक नाबालिग भी मिला। आपकी एज क्या बेटा? 16 साल के हो आप? जी मेरा भाई है ये छोटा। आप कितने साल के हो? मेरा तो 19 साल हो गए। आप 16 साल के हो। आपका नाम क्या बेटा? हाँ? ये महज वीडियो नहीं है, इंसानियत और कानून दोनों की तौहीन है, लिहाजा एक्शन भी शुरू हुआ। अगस्त में सीनियर वकील और एमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो पर संज्ञान लिया और कहा कि ये मैनुअल सीवर सफाई पर रोक लगाने वाले आदेश का उल्लंघन है। पीडब्ल्यूडी ने न सिर्फ बिना सुरक्षा गियर के मजदूरों को काम पर लगाया, बल्कि इसमें एक नाबालिग से भी काम लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पीडब्ल्यूडी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, साथ ही चेतावनी दी कि अगली बार कानून टूटा तो अफसरों पर केस होगा। हाथों से मैला उठवाने का ये मामला सुप्रीम कोर्ट की चहारदीवारी के ठीक बाहर का था। अदालत की नजर में आया तो एक्शन भी हुआ, लेकिन क्या हर मामले में फौरन कार्रवाई होती है? दिल्ली के अशोक विहार फेज 2 में सीवर की सफाई के दौरान 3 मजदूर जहरीली गैस की चपेट में आ गए। इनमें से एक अरविंद की मौत हो गई। ये वही सीवर है जिसकी सफाई करने के लिए जो 3 व्यक्ति हैं वो अंदर जाते हैं और जिसके बाद जहरीली गैस के असर जो है वो साफ तौर से उनके ऊपर होता है और उसमें वो लोग फंस जाते हैं। और जब ये जानकारी पुलिस को मिलती है तो उसके बाद जो लोग हैं उन्हें बेहोशी की हालत में इससे बाहर निकाला जाता है और जिसके बाद जब अस्पताल ले जाया जाता है तो उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम अरविंद है और वो यूपी कासगंज का रहने वाला है, उसकी मौत हो चुकी है। फिलहाल अगर यहाँ की तस्वीर दिखाएं तो दिल्ली पुलिस पुलिस स्टेशन वजीराबाद का आपको यहाँ पर बैरिकेड लगा हुआ नज़र आएगा और इसे एक तरह से कहा जाए इस मैनहोल वाले एरिया को एक तरह से बैरिकेड के सहारे रोक दिया गया है। हालांकि जो अरविंद जिसकी जान गई, उसके परिवार वालों का कहना है कि पैसे का लालच देकर जो अरविंद है उसे सीवर की सफाई करने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है और इस पूरे मामले में जो कड़ी कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। अरविंद उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला था। रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आया था। उसके 2 छोटे बच्चे हैं। परिवार पूछ रहा है कि अब इन बच्चों को कौन देखेगा, परवरिश कौन करेगा, पेट कौन भरेगा। 10:30 बजे निकले थे, कह रही थी कि मैं कंपनी में जा रहा हूँ, नाइट ड्यूटी करूंगा। तो हमने मना भी किया, कह रही नहीं बच्चों को कल फीस भरनी है ट्यूशन की, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो हमने पूछा किसके काम पे जा रहे हो, कह रहे नहीं वहाँ पे सब सुविधा है। और जा करके देखा तो वहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं थी और ना मेरा फोन भी बंद कर दिया था अपना उन्होंने, और ना ही सुविधा थी कुछ वहाँ पे, ना ही कुछ था। और मेरे बच्चे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, मैं क्या कहती किसके सहारे जीऊंगी मैं। पुलिस अरविंद की मौत की जांच कर रही है और दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन मजदूरों को मैनहोल में उतारने वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग कर रहे हैं। इन पे हत्याओं का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये एक तरह की हत्या है, जानबूझकर लोगों को गटर में डालना ये बिल्कुल हत्या है। 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए इनके ऊपर और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो सके। इसके लिए हम प्रयासरत हैं करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की अमानवीय प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश नहीं की गई। साल 1993 में केंद्र सरकार ने द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई लैट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट बनाया। इसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग और अनहेल्दी टॉयलेट्स के निर्माण पर रोक की बात कही गई। साल 2013 में द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट बनाया।
इसमें कानून का उल्लंघन करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया। इसमें मैला ढोने वालों के पुनर्वास का प्रावधान भी किया गया। साल 2022 में नमस्ते योजना शुरू की गई। इस योजना में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई मशीन से कराने का प्रावधान है। कोशिशें सुप्रीम कोर्ट ने भी की। 2014 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के बाद सीवर की सफाई के दौरान मारे गए सभी मजदूरों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। 2023 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुआवजे की राशि बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी। मैनुअल स्कैवेंजिंग पर पूरी तरह से रोक लगाने का भी निर्देश दिया। सफाई कर्मी सीवर की सफाई अगर करता है तो उसके कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, मास्क, कुछ किट्स होते हैं, प्रॉपर एक ट्रेनिंग होनी चाहिए उसकी, और कुछ मशीनों के थ्रू उसकी सफाई होनी चाहिए। ये एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में आया है। तो अगर इस तरीके की कोई घटना घटती है कि कोई सफाई कर्मी अगर सीवर की सफाई करते समय वो मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको मुआवजा मिलता है। अगर कोई नेग्लिजेंस है, अभी नगर निगम का है, तो देखिए फिर वो उस पे इंक्वायरी बैठेगी और डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। तमाम कानूनी प्रावधानों और प्रतिबंधों के बावजूद मजदूर बिना सेफ्टी गियर के सीवर और मैनहोल में उतरते रहे, मौतें होती रहीं और इंसान आंकड़ों में बदलते रहे। 2019 में सीवर की सफाई के दौरान देश भर में 116 लोगों की मौत हुई। 2020 में 19 लोगों की मौत हुई। 2021 में 36 और 2022 में 17 लोगों की मौत हो गई। सीवर और मैनहोल में उतरकर अपनी जिंदगी दांव पर लगाने वाले मजदूरों के आगे दोहरी मुसीबत है। सुरक्षा की कमी जीवन छीनती रही तो सिस्टम इंसाफ छीनता रहा। पिछले 15 साल में सिर्फ दिल्ली में सीवर सफाई के दौरान 94 लोगों की मौत हुई, लेकिन सरकारी दस्तावेज सिर्फ 75 मौत के हैं और इनमें से सिर्फ एक मामले में गुनहगार को सजा मिली। कानून है लेकिन गुनहगार को सजा होती नहीं है। इसकी वजह यह है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग के चलते होने वाली मौतों में अक्सर लापरवाही वाली धाराएं लगा दी जाती हैं, जिसमें दोष सिद्ध होने की संभावना बेहद कम होती है। अगर समाज में इंसान को इंसान समझा जाता तो शायद ऐसा न होता। और वक्त है खबरों की खबर में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार दिशा पाटनी के घर पे जो फायरिंग हुई थी उसमें ताजा अपडेट है, बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग के मामले में आज बरेली में हुए एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार रामनिवास उर्फ दीपक ने कबूल किया है कि उसने दिशा पाटनी के घर की 2 बार रेकी की थी। वो रेकी करते सीसीटीवी कैमरे में दिखा भी था। दिशा पाटनी के घर पर गोली चलाने की बात मानते हुए रामनिवास ने कहा कि उसके अलावा 3 और लोग उसके साथ थे। उसने ये भी बताया कि घटना के बाद सबका नेपाल भागने का प्लान था। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।